A very, very warm welcome to each and everybody. My name is CA Dishant Rajwani and I welcome you to APT's Legal Aptitude class. इस वीडियो में जो अपन कवर करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हो तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो आती है दैट इज़ इंडिया, जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बात करने वाले हो। इंडिया को अगर आप इफ़ यू व्यू इट फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, जो एक बहुत अपैरेंट बात यहाँ पे समझ के या निकल के आती है वो ये है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस कंट्री। जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हो तो डाइवर्सिटी से मतलब है कि बहुत अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर्स के लोगों को यहाँ पाया जाता है। इन अलग तरीके के लोगों को, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का कल्चर अलग है और वो अपने कल्चर्स को बहुत ही होल हार्टेडली फॉलो करते हैं। इन सब कल्चर्स को, इन सब तरीके के लोगों को एक सांचे में ढालना और इनके ऊपर एक तरीके के रूल्स लगाना, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है हर किसी के लिए। आप खुद सोच के देखिए कि आपके जितने भी ग्रुप्स होंगे, फ्रेंड्स के ग्रुप होंगे, हर इंसान की सोच अलग होती है। जो आपके ग्रुप्स के रूल्स होंगे, हो सकता है वो किसी को कंफर्टेबल ना हो, कोई रूल किसी और को कंफर्टेबल ना हो और कोई रूल किसी तीसरे इंसान को कंफर्टेबल ना हो। लेकिन जो उस ग्रुप का लीडर होता है, उसका मेन टास्क होता है वो ये होता है कि सारे के सारे ग्रुप को एक साथ लेकर चलना और सबके ऊपर हार्मनी बनाए रखना या पूरे ग्रुप में हार्मनी बनाए रखना, ये उसका एक मेजर टास्क होता है। वैसे ही जब अपन इंडिया की बात करते हैं तो अपन ने यहाँ पे मेन अंडरलाइंग फैक्टर तो देख लिया कि ये एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्स कंट्री को हैंडल करने के लिए अपन को पहले ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो जब आप इंडिया की बात करते हो, इसके कंपोनेंट्स की बात करोगे तो इसमें कंपोनेंट्स में कौन कौन आ जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले तो जो इसके अंदर आएगा वो हैं इसके लोग, यानी आम जनता और द पीपल दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस कंट्री। ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ की गवर्नमेंट जो इस कंट्री को चलाती है, और तीसरा हो गया यहाँ का जुडिशियल सिस्टम या जुडिशरी। ठीक है। जिसे अपन कहते हैं ना, जुडिशरी मतलब न्याय का सिस्टम, कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही तरीके से सही रास्ता दिखाया जाए। तो ये जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं इस कंट्री के वो ये हैं पीपल, गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। ये जो है इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको ये कंट्री हार्मनी में चाहिए, आप चाहते हैं कि पूरी कंट्री जो है वो हार्मनी से चले, तो इन तीनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी हार्मोनियस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कौन करता है? ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन तीनों के बीच में हार्मनी बनाने का काम करता है कि आप तीनों के बीच में हार्मनी बने रहे और इंडिया का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम करे। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग है, अगर आपको वो समझना है तो आप एक एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा। आप सबको ध्यान होगा या पता होगा या कभी कभी आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, जब आप अपने घर में कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या कुछ खरीद कर लाते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स जो है वो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर ज़रूर लिखे होते हैं हर एक अप्लायंस के। ठीक है। वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर आपको डूज एंड डोंट्स बताता है, एक तरीके का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें ये लिखा गया है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें उस एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। तो अगर हमें बेसिक शब्दों में इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझना है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये एक तरीके का रूल बुक है जो आपको डूज एंड डोंट्स बताता है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या गलत होगा, क्या सही होगा। ये सब इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। इस एक बुक के अंदर इन तीनों को कंट्रोल करने की पावर है। ये इन तीनों को कंट्रोल कर सकता है एक बुक। तो अब सोच के देखिए कि इस एक बुक की पावर कितनी होगी।
क्लियर हुआ? ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग है कि ये हम सबको एक पूरी बुक ये पूरी कंट्री को रूल कर सकती है और बता सकती है कि इस कंट्री को कैसे आपको चलाना है, आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते। अगर कुछ गलत हुआ तो किस तरीके से आपको न्याय मिल सकता है, ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और जो गवर्नमेंट है उसको भी चलाने का एक तरीका बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने रूल्स को आगे पास ऑन कर सकती है और ये रूल्स कैसे जो है पब्लिक के ऊपर अप्लाई होंगे। आई होप आपको बेसिक क्लियर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक था। अब अपन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने नोट्स के साथ स्टार्ट करते हुए चलते हैं। नोट्स को पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप मेरे साथ साथ इस वीडियो के थ्रू नोट्स को रीड करते जाएंगे। उसके बाद मैं आपको उसी नोट्स में मार्किंग्स कराता जाऊँगा कि क्वेश्चन में ये सेंटेंस देकर आपसे ऑप्शंस के थ्रू जो है आंसर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन सेंटेंस पर खासा ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स पे भी मार्किंग कर लीजिएगा। आइए नोट्स पे चलते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं नोट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आगे ही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे दैट इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशंस पॉलिसी, यानी किसी भी नेशन की पॉलिसी का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अपन इंडिया की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जाएगा जो इंडिया है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उस इंडिया की पॉलिसी का। जो भी पॉलिसी अपनी कंट्री बनाएगी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर बनाती जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनी नेशन की पॉलिसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है? आपकी फंडामेंटल राइट्स बताना। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि आप क्या कर सकते हो जो आपके हित में है, यानी डूज। आप क्या क्या कर सकते हो या क्या आपको मिलना चाहिए, ये आपके फंडामेंटल राइट्स बताते हैं। प्रियम्बल जो है आपका, प्रियम्बल आपका एम्स जो है, जो भी आप इस कॉन्स्टिट्यूशन का एम है ना, वो बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन करना क्या चाहता है, वो आपको प्रियम्बल बताएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस जिसमें मिलते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देता है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेसिकली स्टेट के लिए होते हैं या गवर्नमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, जो भी स्टेट पॉलिसीज़ बनती हैं ना उसमें इन डायरेक्शंस इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये तीन चीज़ें बताता है। एक तो फंडामेंटल राइट्स, यानी आप क्या क्या कर सकते हो। दूसरा ये सेट आउट करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, यानी प्रियम्बल क्या है। और जो तीसरा है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये इसका मेन विजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। इस विजन को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्लूसिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड। तो वो जो एंड आएगा ना उसके बाद आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उस एंड का जो लास्ट ऑप्शन बचेगा दैट इज़ प्रियम्बल, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है एक सेंटेंस में कि व्हाट इज़ द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फिर आपको तीन ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रियम्बल एक लाइन में, फिर बाकी चीज़ें दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में। तो आपको इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। क्लियर हुआ? ये अपना बेसिक विजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब अपन आए फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। जो होता है ना 26 जनवरी को आप क्या मनाते हो? रिपब्लिक डे। तो ये रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन जब आया अपना एग्जिस्टेंस में इसीलिए मनाया जाता है। दैट इज़ वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट केम इनटू इफेक्ट। ये इफेक्ट में ही आया आपका 26 जनवरी को, जिसे अपन रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। वाई इज़ इट कॉल्ड अ रिपब्लिक डे? क्योंकि इस दिन एक ये बुक पूरे इंडिया पे लागू हुआ एक साथ ही, और हम सब एक साथ हो गए, एक मुट्ठी हो गए, इसको रिपब्लिक कहा जाता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपको बताया ही कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो आपको डूज और डोंट्स के बारे में बताता है। यानी ये अपन अपन को क्या बताएगा? राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि आप क्या कर सकते हो। पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के लिए भी आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि किस तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर आप इस इंडिया को चला पाओगे, इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसको याद रखिएगा।
आपसे पूछ सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के अंदर आपका आ जाएगा राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, पॉलिसीज़ फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज़रूर बताता है। फिर अपन आते हैं प्रियम्बल पर। प्रियम्बल मैंने आपको बताया है कि प्रियम्बल का काम होता है एम को सेट करना। तो इसको पढ़ें कि अपन प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है और उस प्रियम्बल को समझने की कोशिश करें। प्रियम्बल प्रियम्बल का पर्पस क्या होगा? Purpose is it sets out the aims and aspirations of the people of India। यानी इंडिया के लोग क्या करना चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, ये एम्स और एस्पिरेशंस आपका ये प्रियम्बल बताता है। तो ये भी याद रखिएगा पर्पस। इस पर्पस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। तो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इट सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जब आप एम्स और एस्पिरेशंस की बात करते हो तो इस केस में आपका एम या एस्पिरेशन क्या है कि आप सी सीट क्लियर करके CS बनना चाहते हो, दैट इज़ योर एम। उसी तरीके से ये एम्स और एस्पिरेशंस इंडिया के लोगों के एम्स और एस्पिरेशंस को बताता है और सेट आउट करता है कि हम किस तरीके से, हमारा मेन एम क्या है कि ये कंट्री एक साथ रहे, कहीं पर भी कोई भी झगड़ा ना हो, कम्युनल हार्मनी हमेशा बनी रहे कंट्री में और कंट्री एक साथ सबको लेकर साथ में प्रोग्रेस करे और सबके साथ इक्वल जस्टिस हो। तो ये एक तरीके का एम अपन इस कंट्री को चलाने के लिए रखते हैं। और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब सबसे पहला पहला, तो पहला पेज जो उसका होगा वो प्रियम्बल होगा। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल सेट आउट करता है कि हमारा ये एम है कि हम इस कंट्री को एक पीसफुल तरीके से सबको साथ लेते हुए आगे चलें। आइए पढ़ें कि प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है। The Constitution of India Preamble। We the people of India, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, number one, sovereign, socialist, number two, secular, number three, democratic, number four, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो जाएगा पूरा एक वर्ड, यानी नंबर 4। And to secure to all its citizens justice, that is social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, give to ourselves this Constitution। तो यहाँ पर जो चार मेन टर्म्स यूज हुए, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनका मतलब अपन को समझना है। और इन चारों टर्म्स में जो कलेक्टिव चीज़ें आती हैं वो ये है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जब आप जस्टिस की बात करते हो तो जस्टिस जो है वो सोशलिस्ट इसमें आती है कि हर तरीके की जस्टिस आपको मिलनी चाहिए, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी की जब आप बात करते हो, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, तो इसमें जो है वो सेक्युलर चीज़ आ जाती है। जब सेक्युलर और सॉवरेन चीज़ इसमें आ जाएगी लिबर्टी के अंदर। जब आप इक्वालिटी की बात करोगे तो इसमें सेक्युलरिज्म आ जाएगा कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जब आप बात करते हो तो उसमें मतलब आ जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, यानी लोगों को अपना अधिकार होना चाहिए कि वो किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अपना लीडर खुद चुनने का हक, इस चीज़ को कहा जाता है डेमोक्रेसी। जब आप 11th और 12th में रहे होगे तब आपने भी देखा होगा कि स्कूल में जो है प्रीफेक्ट चूज़ होता है, कैप्टन्स चूज़ होते हैं, हाउस के प्रीफेक्ट चूज़ होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले कैंडिडेट्स को लाया जाता है, नॉमिनीज़ को लाया जाता है, फिर आपको हक दिया जाता है कि आप उन नॉमिनीज़ को जो है वोट कर पाएँ।
यानी आप अपने तरीके से उन नॉमिनीज़ में किसी भी एक पर्सन को जो आपको पसंद होता है, आप उनको सिलेक्ट करना चाहते हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आपके सिस्टम में ऐसी चीज़ है या ऐसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में ऐसी कोई चीज़ है कि आप अपने लीडर को सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। इन टर्म्स के मीनिंग यहाँ डिटेल में लिखे हुए हैं, आइए अपन पढ़ें इन्हें। सबसे पहले लिखा हुआ है सॉवरेनिटी के बारे में। तो सॉवरेनिटी के बारे में क्या लिखा है? एक्सटर्नली एंड इंटरनली सॉवरेन, विच मीन्स इंडिपेंडेंस ऑल राउंड, इंडिपेंडेंस ऑल राउंड विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी आपके पास एक तरीके की इंडिपेंडेंस रहे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। जब आप लीगल सॉवरेनिटी की बात करते हो, लीगल सॉवरेनिटी इट इज़ वेस्टेड इन द पीपल, एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जब आप लीगल इंडिपेंडेंस की बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस अपने साथ रख सकते हो। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो आप लीगली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, एक लीगल रास्ता अपना सकते हो। आप कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकते हो। आपको अगर जस्टिस चाहिए तो आप कोर्ट को कभी भी अप्रोच कर सकते हो। तो एक तरीके से उन्होंने आपको एक लीगल इंडिपेंडेंस दे दी। और जब हम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है ना, ये गवर्नमेंट्स के बीच में डिसाइड होगा। वो उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसको उसको कहा गया है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है डेमोक्रेटिक, इट रेफर्स टू द एडल्ट सिटीजन्स राइट टू वोट। ये है बेसिकली राइट टू वोट। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो कि आप अपने राइट से, अपने तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो, आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं किसे चाहता हूँ कि मुझे जो है वो रिप्रेजेंट करे। तो जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, यानी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, तो ये भी यहाँ पर डिसाइड होगा। सोशलिस्ट, जब आप सोशलिस्ट की बात करते हो तो उसका एम होता है इट इज़ टू सिक्योर द पीपल, जस्टिस मिले आपको हर तरीके की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज़ अगेन द सेम कि आप इट सिग्निफाइज दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, यानी लोगों की ही बनाई हुई गवर्नमेंट है, लोगों के लिए बनाई गई गवर्नमेंट है एंड लोगों के थ्रू ही बनाई गई गवर्नमेंट है। यानी इसमें कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो पीपल या पब्लिक को ही बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अभी नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लोगों ने ही सिलेक्ट किया है और वो लोगों का ही एक हिस्सा है। तो बेसिकली वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर अगर है भी तो भी वो इस कंट्री के लोगों को ही बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ समबडी हु इज़ फ्रॉम द पीपल, देन इट इज़ फॉर द पीपल, यानी अगर उनको इलेक्ट करा गया है तो उनको लोगों के हित के लिए ही इलेक्ट करा गया है, या लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ही इलेक्ट किया गया है। एंड बाय द पीपल, अब लोगों ने ही उनको इलेक्ट किया है, दैट इज़ वाई इट इज़ बाय द पीपल। आई होप आपको प्रियम्बल क्लियर रहा हो। ये अपना पूरा प्रियम्बल था इस कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सिर्फ अपन को बताता है कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस बारे में बात करता है। इसका मेजर एम ही है कि हर लोग, हर किसी के बीच में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जो है वो प्रिवेल करे। ठीक है, और यही अपन ने प्रियम्बल के अंदर पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेज हुआ है, वो ये है, whether the constitution is federal or unitary। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है? तो जब आप फेडरल बोलते हो ना, फेडरल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर का, और यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल। ओके,
तो ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या सिंगल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल फीचर्स हैं, यानी इसने पावर्स को अलग अलग जगहों पर बांटा हुआ है। क्या जो पावर्स हैं इस देश को चलाने की वो किसी एक ही के पास है, या स्टेट्स के पास अलग है और सेंटर के पास अलग है, या फिर ये यूनिटरी है यानी एक ही पावर देता है, सबके पास इक्वल पावर रहेगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वही पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होंगी। तो ये आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में जो पूछा गया है, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी। तो ये डिस्कस करने से पहले अपन ये समझ लें कि जो इंडिया है उसके अंदर गवर्नमेंट कितने प्रकार की बनाई जाती है। आइए, अब अपन यहाँ पे बात करें इंडियन गवर्नमेंट की। तो ये जो है दो पार्ट्स में बनाई जाएंगी। एक होती है सेंट्रल और एक होती है स्टेट। ठीक है, दो पार्ट्स में बनती हैं, एक होती है सेंट्रल और एक स्टेट। सेंट्रल के फीचर्स होते हैं या पावर्स होते हैं, ठीक है, और स्टेट के अपने पावर्स होते हैं खुद के। दोनों के पास पावर्स होते हैं। कुछ पावर्स ऐसे होते हैं, सम पावर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है। यानी कुछ पावर्स ऐसे होंगे जो यहाँ से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो जो ऐसी जिस भी गवर्नमेंट में ऐसे फीचर्स होते हैं ना, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये कि इन दोनों के पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी अलग अलग हैं। इसके सेंट्रल के अपने पावर्स हैं और स्टेट के अपने पावर्स हैं, लेकिन कुछ पावर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल जो है वो स्टेट को पास ऑन करता है। तो जब आप अलग अलग होने की बात करते हो ना, व्हेन यू से ये अलग अलग हैं या डिफरेंट पावर्स हैं सेंट्रल और स्टेट की, तो यहाँ पर फेडरल फीचर आ जाता है। और जब आप कहते हो कि कुछ पावर्स सेम रहेंगी जो सेंट्रल जो है वो स्टेट को देगा, यहाँ पर यूनिटरी आ जाता है। तो अपने जो इंडिया में है वो दोनों चीज़ें होती हैं, यानी फेडरल भी होता है और यूनिटरी भी होता है। मोस्टली इट इज़ फेडरल, क्योंकि जो भी आपको पावर्स मिलती हैं या होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी सेंटर की अलग होंगी और स्टेट की पावर्स अलग होंगी। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ मोस्टली फेडरल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही स्पेसिफिकली बता रखा है कि सेंट्रल की क्या पावर्स होंगी और स्टेट की क्या पावर्स होंगी। ठीक है, उसमें कुछ फीचर्स ऐसे ऐसे हैं जो यूनिटरी फीचर्स होते हैं, वही फीचर्स अपन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। यही अपना क्वेश्चन है कि क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए कि मोस्टली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ फेडरल, लेकिन सिंस कुछ पावर्स ऐसे हैं जो सेंटर स्टेट को भी डेलीगेट कर सकता है, मतलब सेंटर खुद भी परफॉर्म कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है, तो ऐसे पावर्स को यूनिटरी पावर्स कहा जाता है। यानी इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिटरी हैं, लेकिन मोस्टली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ फेडरल। आइए पढ़ें कि क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बेसिकली फेडरल, मतलब बेसिक जो है उसका वो फेडरल है, विथ सर्टन यूनिटरी फीचर्स। कुछ फीचर्स ऐसे हैं, सर्टन यूनिटरी फीचर्स। द केस इन डिस्कशन इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जो एक केस हुआ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको याद रखिएगा। इसी ने ही फेडरल और यूनिटरी फीचर्स को डिफाइन किया था कि क्या क्या हो सकते हैं फेडरल फीचर्स और कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये रेलिवेंट है। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। डुअल गवर्नमेंट, आपको पता ही है, क्या अपने इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है? हाँ बिल्कुल है। एक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने आपको बताया ये दो पार्ट्स में है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है,
तो रेलेवेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के पास पावर्स हैं, मैंने आपको बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्या अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है दोनों के बीच में? येस। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपने यहाँ ज़रूर है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ऊपर रखा जाता है? येस, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो अपना जुडिशियल सिस्टम है यानी अपना न्यायालय है या न्याय का सिस्टम है, जस्टिस का सिस्टम है, क्या ये इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या ये किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं। अपना जो जुडिशियल सिस्टम है या अपना जो न्यायालय है, ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो अपनी खुद की फुटिंग पर काम करता है, ये किसी भी और पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यस। द सुप्रीम कोर्ट इज़ इंडिपेंडेंट, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स एंड हैज़ द पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? हाँ जी, बिल्कुल, यस, इट इज़ प्रेजेंट एंड इन फोर्स। रिजिड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या अपना कोई रिजिड प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का? जी हाँ, बिल्कुल ही, यस। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और अपना एक प्रोसीजर है जिसमें ये अमेंडमेंट्स पास किए जाते हैं। तो बिल्कुल, अब ये प्रोसीजर क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, अपने यहाँ एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्टेंस में है जो कि एक रिजिड प्रोसीजर है और ये भी जो है वो एग्जिस्टेंस में है और चल भी रहा है। देयरफॉर इट इज़ प्रेजेंट एंड इन फोर्स। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर्स भी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ यूनिटरी फीचर्स कहीं ना कहीं आते हैं। ओके, चलिए अब अपन थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब अपन करें फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब बेसिक डूज या बेसिक आपको जो करना चाहिए या जो आपके पास है, आपको मिलना चाहिए, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। बेसिक डूज और बेसिकली आपका हक, जो आप कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, ले सकते हो, और जो आपका हक है या जो आपको मिलना चाहिए, वो होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बड़ा पार्ट है एंड दे कम अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी याद रखिएगा कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिक डूज, यानी जो आप कर सकते हो, जो आपको करना चाहिए या जो आपका हक है, ये आपके होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो पढ़ें इसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी, तो जब आप इक्वालिटी वर्ड बोलते हो तो इक्वालिटी से मतलब है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, यानी हर इंसान को बराबर का हक जो है वो मिलना चाहिए। हिंदी में अगर कहूँ तो बराबरी, यानी हर इंसान को बराबरी का हक जो है वो मिलना ज़रूरी है। दूसरा, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी, अपने तौर तरीके से जीने की आज़ादी। तो हर इंसान को आज़ादी भी मिलनी चाहिए। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेंस्ट बोला है यानी इस चीज़ के अगेंस्ट, इसके खिलाफ होनी चाहिए। तो राइट अगेंस्ट इस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब गलत यूज़, यानी कोई आपका गलत इस्तेमाल ना कर पाए या गलत तरीके से आपको कोई भी चीज़ करने पर मजबूर ना कर सके। कोई भी आपका गलत इस्तेमाल या गलत यूज़ ना कर सके, इसलिए आपको एक राइट दी गई है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आप खुद को बचा सकें अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो आपका रिलीजन है या जो आपका धर्म है, आप उसको अपने हिसाब से फ्री तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। यानी यहाँ पर रिलीजन के बारे में बोला गया, यानी धर्म के बारे में बोला गया कि जो आपका रिलीजन या जो आपका धर्म है, आप उसको फ्री तरीके से इस्तेमाल या यूज़ या प्रैक्टिस कर सकें।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये तो बेसिक नीड है या बेसिक नेसेसिटी है, यानी ये आपकी एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड है। तो आप अपने कल्चर और पढ़ाई को ईज़िली या अपने तरीके से कर सकें। ये सबके लिए ज़रूरी है कि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, यानी हर किसी का हक बनता है कि वो खुद को पढ़ा सके, एजुकेट कर सके और अपनी जो कल्चरल चीज़ें हैं उसको कैरी ऑन कर सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब हर किसी को इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करी जाए। और या तो हिंदी में इसको कहूँ तो न्याय, हर किसी को न्याय मिलना ज़रूरी है या हर किसी का अधिकार है कि उसको न्याय दिया जाए। तो ये है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी आपका अधिकार, अधिकार और हक, ये आपको मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि इतने टाइप के अधिकार आपको मिलना ज़रूरी है, विच इज़ राइट ऑफ इक्वालिटी यानी बराबरी का हक, राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी मिलनी चाहिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी गलत इस्तेमाल आपका नहीं होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी आपको अपना जो धर्म है उसको उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी होनी चाहिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी आपको एजुकेशन और आपका जो कल्चर है उसको फॉलो करने की राइट मिलनी चाहिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी आपको न्याय मिलना चाहिए अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत हुआ है तो। इन राइट्स को लर्न करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए ये राइट्स कि आपको ये सारी चीज़ें मिलनी है। और आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शंस में आपको सारे के सारे नाम एक लाइन में लिख के वो दे देंगे एंड आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी याद कर लीजिए तो भी चलेगा। बराबरी होनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आपका धर्म जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ाई की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और न्याय मिलना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब आगे चलें, पढ़ें इसमें क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पार्ट 3 के अंदर जो है वो ये फंडामेंटल राइट्स लिखी हुई हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यानी ये आपको गारंटी करता है 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट, 6 तरीके की राइट्स आपको ये गारंटी करते हैं, यानी आपको ये देते हैं 6 तरीके की राइट्स। वो कौन कौन सी हैं? राइट टू इक्वालिटी यानी बराबरी का हक, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के अंदर। राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी, ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 19 टू 22 के अंदर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये है आपका आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी जो आपका धर्म है आप अपने तरीके से उसको प्रैक्टिस कर पाएँ, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको पढ़ाई आपको मिलनी चाहिए, आपका जो कल्चर है वो आप फॉलो कर सकें, ये भी आपकी राइट है, तो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी आपको न्याय मिलना चाहिए, विच इज़ राइट आर्टिकल नंबर 32। तो ये आर्टिकल नंबर्स का याद होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिस्ट का याद होना बहुत ज़रूरी है। आपसे एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं कि ये वाली जो राइट है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है। ये जो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दी गई थी, यानी हक दिया गया था प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन इस हक को जो है बाद में हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी का जो हक मिलता है उसको क्यों हटाया गया, क्योंकि ये जो आप जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हो ना तो प्रॉपर्टी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज होते ही होते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, वहाँ के जो फैमिली के जो सबसे ऊपर हैं या सबसे बड़े हैं, जो उस फैमिली के ग्रैंडफादर होंगे, उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी है। अब जब आप प्रॉपर्टी के बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनके खुद के नाम पर है, मान लीजिए उनका कोई सन नहीं है यानी कोई बेटा नहीं है, लेकिन डॉटर्स ज़रूर हैं।
अब जो अपना इंडियन लॉ है, जब उस टाइम पे था, उस टाइम पे वो बोलते थे कि जो भी डॉटर्स हैं उनका कोई प्रॉपर्टी पे हक नहीं होता। ठीक है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो अपना लॉ था उस टाइम पे वो कहता था कि डॉटर्स को जो है वो लीगली प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो यहाँ पर लीगल में और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वो था, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कि आप किसकी बात मानोगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सही है या फिर जो लीगल या लॉ बोलता है वो सही है। तो बेसिकली इस चीज़ को हटाने के लिए कि कहीं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है दो भाइयों के बीच में, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि सिंस अब ग्रैंडफादर नहीं है तो अब ये जो प्रॉपर्टी है उनके बच्चों के नाम पर होनी चाहिए। तो जो बच्चे हैं, अब वो दो भाई हैं, अब किसके नाम पर होगी, बिकॉज दोनों के पास राइट टू प्रॉपर्टी है। तो वो दोनों बोलेंगे कि एक बोलेगा पूरा घर मेरा है, दूसरा बोलेगा नहीं है पूरा घर मेरा है। तो ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज होते रहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और अब उसको एक लीगल कैरेक्टर दे दिया गया है। यानी आपको बाय लॉ डिसाइड करना पड़ेगा, ये लॉ डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास जाएगी। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड किया गया, अमेंडमेंट का मतलब है चेंज, तो जब 44th अमेंडमेंट या 44th चेंज लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस चेंज के अंदर इस आर्टिकल नंबर 31 को हटा दिया गया। ठीक है, तो क्या लिखा है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 इट इज़ रिमूव्ड अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में इस राइट को जो है वो हटा दिया गया। इट इज़ नाउ ओनली अ लीगल राइट, यानी अब बाय लॉ डिसाइड करेंगे कि ये जो है वो किसके पास जानी चाहिए, यानी आपको इस राइट को बाय लॉ क्लेम करना पड़ेगा। इट इज़ अ लीगल राइट। ओके, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इस राइट के लिए आपको, फंडामेंटल राइट्स के लिए बेसिकली आपको लड़ना नहीं पड़ता कोर्ट में। ठीक है, वो आपकी होती हैं, आपका हक होता है। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब इसके लिए जो है वो आपको लड़ना पड़ेगा। अब कोर्ट या लीगल तरीके से डिसाइड होगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो वो आपका कोई बाय हक नहीं है कि आप अपने आप से जाके ले लो। अगर दोनों बेटों के बीच में समझौता है कि हाँ दोनों के नाम पर प्रॉपर्टी होगी, तो ठीक है, मान लिया जाएगा कि आप दोनों अपने अपने तरीके से उसको डील कर रहे हो। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। बाय जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कोई हक आपको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिलता। आपको ये लीगली या कोर्ट ही डिसाइड करके देगा कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। ठीक है, चलें आगे। अब अपन आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो ये तो अपने आर्टिकल्स अपन ने यहाँ पर देख लिए। अब इन आर्टिकल्स के फीचर्स को अपन को देखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन को देखना पड़ेगा कि इन आर्टिकल्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है। आर्टिकल नंबर 12 एंड 13 ये क्या बताते हैं, दे डिफाइन द स्टेट एंड लॉ रिस्पेक्टिवली, जो अभी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे आर्टिकल्स। 15, 16, 19 एंड 30 दीज आर गारंटीड ओनली टू द सिटीजन्स। अब ये जितने भी हैं 15, 16, 19 एंड 30, ये जो हैं ये सब इसके अंदर आते हैं और ये सिटीजन्स को गारंटी किए गए हैं। Article 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 and 28 these are available to any person। मतलब कोई भी अगर इंडिया में रह रहा है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो। बिकॉज आर्टिकल्स जो 14, 20 और 21, 22 हैं इनका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे जो कि इंडिया में रह रहा है। और जो 15, 16, 19 एंड 30 है, ये वाले जो हैं ये सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, यानी इनका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। ये वाले आर्टिकल्स फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ठीक है, so these are not applicable on foreigner, these are applicable only on Indian citizens। Articles 15, 17, 18, 20 and 24 these are absolute limitations on legislative powers, इसको अपन आगे समझेंगे। Articles 33 to 35 general provisions relating to fundamental rights, इसमें जनरल प्रोविजंस जो हैं वो दी गई हैं। इनको याद करने का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप ये वाली लिस्ट याद ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें जो फॉरेनर्स वाला पोर्शन है ये आप भले ही जो है याद कर सकते हैं कि 15, 16, 19 एंड 30 जो ये वाली आर्टिकल्स हैं ये फॉरेनर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004, ये एक केस लॉ हुआ था जिसमें बोला गया था नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम। ठीक है, तो रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके राइट्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली क्या होगा, वो सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आप जानते हैं जो इंसान का दिमाग होता है वो दो तरीके से काम करता है। आप उसको एक चीज़ बोलेंगे, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। अब उसने समझा, उसको आपने बोला किसी और इंटेंशन से, सामने वाले ने समझा किसी और इंटेंशन से। ऐसा होता है ना, कभी कभी रियल लाइफ में भी होता है कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि ए चल जा पागल, तो आपने तो मज़े मज़े में बोल दिया जा पागल, लेकिन जो सामने वाला है उसने उसको गलत तरीके से ले लिया। आपका इंटेंशन नहीं था, योर इंटेंशन वॉज वेरी प्योर दैट यू वॉज जस्ट सेइंग इट आउट ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन जो सामने वाला आपका फ्रेंड है उसने उसको एज फ्रेंडशिप नहीं लिया, उसने उसको सीरियसली ले लिया और फिर आपसे झगड़ने लगा कि तूने मुझे गाली कैसे दे दी। ऐसा होता है ना कभी कभी। वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब, अगर आपको राइट दे दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने तरीके से चलाएं। कुछ भी करेंगे तो वो सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप यहाँ पर राइट टू फ्रीडम कहते हो, तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो आप फिर उसका जो रीज़न दोगे वो बोलोगे कि ये राइट ऑफ फ्रीडम है। अब मान लो आपकी किसी से दुश्मनी है, आपने जाके उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया बेचारे को। अब आप कल को आपको पेश किया गया, आप बोलोगे यार ये तो राइट ऑफ फ्रीडम है, इसने मेरी दुश्मनी थी, इसने ऐसा ऐसा किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने जाके मार दिया, राइट ऑफ फ्रीडम। मेरी मर्ज़ी कुछ भी करूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे तो फ्रीडम दी गई है तो लेजिट एक्ट करने की दी गई है ना, अच्छी एक्ट्स करने के लिए दी गई हैं। आप अच्छा करो, सोसाइटी का भला करो, वो आपकी फ्रीडम है। लेकिन आप गलत गलत तरीके से काम जाके करोगे और फिर बोलोगे राइट टू फ्रीडम, तो ऐसा नहीं है। तो बेसिकली बोला गया है कि जो भी राइट्स दी गई हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत करोगे तो वो भी जस्टिफाइड है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि आपको गुस्सा आया, आपने जाके उसका खून कर दिया और बोला राइट टू फ्रीडम नहीं, इसके ऊपर भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी जाके मार दो और फिर बोलो राइट ऑफ फ्रीडम, वो गलत एक्ट होगा। तो इस तरीके से रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ज़रूर आपकी राइट्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं। ये इस केस के अंदर डिसाइड हुआ, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और वो पूछ सकते हैं कि ये आपको सेंटेंस में ना ये लाइन दे देंगे, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम, इन विच केस लॉ वाज दिस डिसाइडेड। तब और ऑप्शंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज के नाम दे देंगे। तब आपको जो है सही तरीके से पता लगाना होगा कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस लॉ के अंदर जो है ये बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब अपन आते हैं आर्टिकल नंबर 12 पर, जो कि स्टेट को डिफ़ाइन करता है। अच्छा, अब स्टेट का मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझ के चलो कि जो इंडिया के स्टेट्स हो गए वो स्टेट नहीं। यहाँ पे अपन जब स्टेट की बात करते हैं तो वो जो स्टेट वर्ड है ना, उसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। तो उस स्टेट में आपकी पूरी गवर्नमेंट्स आ जाएगी, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोई और हो, वो सारी की सारी उस एक स्टेट वर्ड में कवर हो जाएंगी। पढ़ें आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी इसके अंदर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दोनों आएंगे। गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, यानी गवर्नमेंट भी हो गई और उन स्टेट्स की लेजिस्लेचर। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके साथ हो गया आपका पार्लियामेंट। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट और इसके साथ आपके आ जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर।
अब ये क्या होते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, ये अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चिंता मत करिएगा। All local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India, और बाकी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो बेसिकली आप क्या समझे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी सब में गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा और गवर्नमेंट का ही मेन होल्ड होगा। जो भी चीज़ें होंगी वो सब जो है इस स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होंगी। As per the Supreme Court decision in Ajay Hasija versus Khalid Mujib, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। As per the Supreme Court decision in Ajay Hasija versus Khalid Mujib, the test for determining, यानी आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि यहाँ पर जो है वो एजेंसी ऑफ स्टेट है या नहीं है। कोई भी एंटिटी अगर है, वेदर एन एंटिटी इज़ एन इंस्ट्रूमेंटालिटी यानी अपने आप से है या फिर इट इज़ एन एजेंसी ऑफ स्टेट, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ये इस केस लॉ में बताया गया कि आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं या नहीं होते। सबसे पहला वो क्या बोल रहे हैं, इफ़ एंटायर शेयर कैपिटल यानी पूरा का पूरा शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं, आपको शेयर्स के बारे में पता ही है, आपने 12th में पढ़ा है, तो जितने भी शेयर्स हैं, एंटायर मतलब ऑल, if all the shares or entire share capital of the corporation is held by the government, it would go a long way towards indicating that the corporation is an instrumentality or an agency of गवर्नमेंट। यानी आप शेयर होल्डिंग से डिसाइड कर सकते हो कि आपकी जो एंटिटी है वो गवर्नमेंट की है या इंस्ट्रूमेंटल है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग आपका पहला हो गया। अगर गवर्नमेंट के सारे शेयर्स हैं तो गवर्नमेंट एंटिटी हो जाएगी वो। ठीक है, दूसरा, where the financial assistance of the state is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of the corporation being impregnated with the government character. मतलब financial assistance of the state is so much as to meet almost the entire expenditure, मतलब कॉरपोरेशन के जो भी खर्चे होंगे, जो भी इनके खर्चे होंगे वो सारे के सारे स्टेट ने दिए। ये स्टेट ने या गवर्नमेंट ने इनको लोन दे दिया। यहाँ पर स्टेट ना करके इसको आप गवर्नमेंट कर लीजिए, ज़्यादा इजी होगा। अब ये थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज अ मोनोपोली स्टेटस विच इज़ कन्फर्ड और प्रोटेक्टेड बाय अ स्टेट। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेशन के पास कोई मोनोपोली स्टेटस है। जब ये यहाँ पे मोनोपोली स्टेटस की बात कर रहे हैं, मोनोपोली स्टेटस का मतलब होता है एक अकेला और एक ऐसा जिसके पास एकदम सुप्रीम पावर है और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब उससे नीचे के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो क्या जो आपका कॉर्पोरेशन है उसके पास एक मोनोपोली स्टेटस है यानी सुप्रीम पावर है, क्या ये ऐसी सुप्रीम पोजीशन में है विच इज़ कन्फर्ड और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, और ये उसको जो सुप्रीम पोजीशन है ये उसको क्या गवर्नमेंट ने दी हुई है। अगर गवर्नमेंट ने दी हुई है तो उसको माना जाएगा कि वो एक स्टेट के अंदर आएगा, यानी जो अपन आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यानी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज। फिर चौथा क्या बोल रहे हैं वो, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। क्या कह रहे हैं, डीप पहला और परवेसिव स्टेट कंट्रोल। डीप मतलब गहरा और परवेसिव मतलब एविडेंट, जो आसानी से दिख सके। ठीक है, तो क्या वहाँ पे डीप यानी गहरा और आसानी से दिखने वाला स्टेट कंट्रोल है, में अफोर्ड एन इंडिकेशन दैट द कॉरपोरेशन इज अ स्टेट एजेंसी और एन इंस्ट्रूमेंटालिटी, यानी वो आपको एक संकेत दे देगा कि क्या जो कॉरपोरेशन है वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है यानी स्टेट एजेंसी है, या फिर इंस्ट्रूमेंटालिटी है यानी स्टैंड अलोन अपनी खुद की अलग से ही कोई एंटिटी है। पांचवा पॉइंट क्या है, इफ़ द फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस।
क्या आपके कॉरपोरेशन के फंक्शंस पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, और ये जो फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट फंक्शन से बहुत सिमिलर हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी ये फंक्शन हो या गवर्नमेंट का फंक्शन हो, दोनों को एक ही माना जा सकता है। क्या आपके फंक्शंस का नेचर ऐसा है? इट वुड बी अ रेलेवेंट फैक्टर in classifying a corporation as an instrumentality और agency of a गवर्नमेंट, यानी ये भी एक रेलिवेंट फैक्टर बन सकता है ये क्लासिफाई करने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट में स्टेट के अंदर आती है, यानी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, या फिर एक स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंटालिटी है। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? इफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही ट्रांसफ़र कर दिया गया टू अ कॉरपोरेशन, इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर सपोर्टिंग एन इन्फ्रेंस ऑफ द कॉरपोरेशन बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े, 6 के 6 पॉइंट्स, ये सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि जो आपकी एंटिटी है वो गवर्नमेंट एंटिटी यानी स्टेट के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। और स्टेट जब मैं कह रहा हूँ तो इससे इंडिया का स्टेट नहीं होगा, ये जो स्टेट की जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में इंक्लूडेड है वो आएगी। और अपन ने आर्टिकल 12 में क्या डेफिनेशन पढ़ी है एक बार अपन रिवाइज कर ले आर्टिकल 12 को, फिर अपन आर्टिकल 13 की ओर चलते हैं। तो अपन ने आर्टिकल 12 में पढ़ा कि स्टेट जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होंगी जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, और जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो सब इस आर्टिकल 12 स्टेट के अंदर इंक्लूड होंगी। इन शॉर्ट, अगर मुझे कहना हो कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब क्या है, इट सिंपली मीन्स एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को मिलाकर और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है इन शॉर्ट। तो अपन को आगे डिटरमाइन करने के लिए कि क्या आप स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हो या नहीं होते हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इन द केस ऑफ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, जिसमें 6 पॉइंट्स उन्होंने बोले कि आप ये चीज़ें चेक कर लो, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप स्टेट की डेफिनेशन में आते हो, अदरवाइज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटालिटी। इंस्ट्रूमेंटालिटी का मतलब स्टैंड अलोन, अलग से ही अपना एक कॉरपोरेशन वो होगा। ठीक है, तो पहला क्या था? एंटायर शेयर कैपिटल, यानी सारा का सारा शेयर कैपिटल अगर स्टेट की होल्डिंग में हो, अगर ऐसा है तो आप स्टेट एजेंसी कहलाते हो। दूसरा, जो भी आपके खर्चे हैं वो आपके खर्चे जो हैं वो स्टेट ने दिए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी है, और उसमें सारे के सारे जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्लूड होते हैं। अगर ऐसा है तो आप स्टेट की डेफिनेशन में आते हो, अदरवाइज आप इंस्ट्रूमेंटालिटी में कहलाते हो। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा कि अगर आपके पास मोनोपोली स्टेटस है, यानी सुप्रीम का एक स्टेटस है, और वो स्टेटस आपको गवर्नमेंट ने ही दिया है, तो आप इसके अंदर आते हो, अदरवाइज आप इंस्ट्रूमेंटालिटी कहलाते हो। चौथा, अपन ने देखा कि अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है जो कि बहुत ही डीप है, यानी गहरा है और इजीली विजिबल है, साफ साफ दिखाई दिया जा सकता है, परवेसिव है, तो माना जाएगा कि आप स्टेट की एंटिटी कहलाते हो, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटालिटी कहलाएगा। और पांचवा अपन ने देखा जिसमें लिखा था कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, और ये जो काम है ये क्लोजली गवर्नमेंट के कामों से बहुत रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो आप गवर्नमेंट की एंटिटी कहलाओगे, अदरवाइज स्टेट एंटिटी कहलाओ, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटालिटी में आओगे। और जो छठा पॉइंट है ये कहा है कि अगर जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है वो ही अगर किसी को कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन जाएगा इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि वो जो कॉरपोरेशन अब होगा, अब वो एक गवर्नमेंट एंटिटी कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ मैंने आपको केस के रेफरेंस से बताया है क्योंकि ये केस जो है आपके मटेरियल में कवर्ड है। हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ भी ना पूछें इस केस से रिलेटेड, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटालिटी और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या स्टेट के उसमें इंक्लूड होने के लिए कौन सा केस था जिसमें ये क्लियर किया गया, तो आपको सिर्फ उसमें केस का नाम आइडेंटिफाई करना है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर रहा हो। अब अपन आगे चलते हैं, जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन की जब अपन बात बोलते हैं तो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है क्या कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपकी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रही हो। ठीक है,
यानी जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दब रहे हों और उनके अलावा आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, बल्कि आपके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो अपन को यहाँ पर आर्टिकल 13 के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफाई करना सीखना है। हमें अपना स्टैंड लेना है कि हाँ, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है हम उसके साथ खड़े हैं और हम अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने देना चाहते जिससे हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है वो कम हो जाए या उन पर कोई भी दबाव या प्रेशर पड़े। ठीक है, ये अपन को पढ़ना है आर्टिकल 13 के अंदर, विच इज़ जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आइए पढ़ें। ये कहता है इट लेस डाउन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये रूल्स बताता है, मतलब कोई भी लॉ है या कोई भी कानून है जिसको आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो यानी समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको समझने के रूल्स ये आर्टिकल 13 आपको बताता है। कोई भी कानून होता है अपने यहाँ इंडिया में स्पेशली, वो ना जिस लैंग्वेज में लिखा है आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन से मतलब है समझना। उसको समझने के लिए किसी भी सेंटेंस के जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस के 2 से 3 मतलब निकल आए। अब उनमें से क्या सही है क्या नहीं, ये हर इंसान की अलग-अलग सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन इन केसेस में जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमेशा कोर्ट का आता है। तो आर्टिकल 13 ये कहता है इट लेस डाउन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी ये इंटरप्रिटेशन के या समझने के रूल्स को डिटरमाइन करता है इन रिगार्ड टू लॉज inconsistent with और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसे लॉज के रूल्स को डिटरमाइन करता है जो लॉज आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट नॉर्थ है तो ये जो लॉज है वो साउथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, एकदम ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और जब कोई भी दो चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना या झगड़ा होना या समझौता ना होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए आर्टिकल 13 को लाया गया और ये कहा गया कि आर्टिकल 13 में जो रूल्स लिखे हुए हैं आपको वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप उस लॉ को इंटरप्रेट करें, समझ सकें और ये जानें कि कोई भी लॉ ऐसा ना हो जो आपकी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाए। ठीक है, इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है एग्जिस्टिंग लॉ और एक है फ्यूचर लॉ। मतलब अभी एग्जिस्टेंस में क्या कोई कानून ऐसा है जो आपकी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो वो एग्जिस्टिंग लॉ में आएगा, और फ्यूचर लॉ में ऐसा कानून आएगा जो अभी आया नहीं है लेकिन फ्यूचर में आने वाला है और हमें ये कोशिश करनी है कि वो हमारी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना जाए। तो पहला एग्जिस्टिंग लॉ, आर्टिकल 13(1) रिलेट्स टू द लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन फोर्स। मतलब ऐसे लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, अभी फोर्स में है। ठीक है, दैट इज लॉज विच वर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले भी एनफोर्समेंट में थे। A declaration by the court of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded। मतलब आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा इससे पहले कि आप उस लॉ को डिसरिगार्ड कर सको, यानी उस लॉ को खारिज कर सको। एंड डिक्लेयर्स दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर वॉइड। वॉइड का मतलब अब ये वैलिड नहीं है, मतलब गलत। ठीक है, वॉइड मतलब रॉन्ग और इनवैलिड। तो यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में लिखा होना चाहिए, इट डिक्लेयर, जो कोर्ट का डिक्लेरेशन आया है उसमें इट डिक्लेयर्स दैट द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर वॉइड टू द एक्सटेंट, इस हद तक, टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो आपके जो ये लॉज हैं वो उस हद तक इनवैलिड है जब तक ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं तब तक। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट्स ऊपर होने चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग लॉ में जो अभी भी अपनी कंट्री में प्रिवेल करते हैं अगर वो आपकी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो और कोर्ट फिर अपना ऑर्डर पास कर सकती है कि ऐसे लॉज जो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं, जिस हद तक अगेंस्ट जाते हैं उस हद तक उन लॉज को खारिज किया जाए और आपकी फंडामेंटल लॉ राइट्स को जो है हमेशा ऊपर रखा जाए। अब ये तो बात हो गई एग्जिस्टिंग लॉज की, मतलब ऐसे लॉज जो अभी एग्जिस्टेंस में हैं। हमको ये जानना है फ्यूचर लॉज के बारे में, क्या कोई ऐसे लॉज हैं जो अभी आने वाले हैं और आने वाले हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो अपन फ्यूचर लॉज में पढ़ते हैं।
वो आता है अपने आर्टिकल के 13(2) में, यानी आर्टिकल सब पार्ट 2, जो कहता है इट रिलेट्स टू द फ्यूचर लॉज, आने वाले लॉज के बारे में अपन को बताता है ये। दैट इज लॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू फोर्स, द स्टेट शैल नॉट मेक, कोई भी आप ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे, any law which takes away or abridges the rights conferred by the part 3 of, and if such law is made, it shall be void to the extent to which it curtails any such right। मतलब अब वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर एग्जिस्टेंस में नहीं थे लेकिन अब एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं या आगे आ सकते हैं, तो ऐसे लॉज के बारे में वो कह रहा है कि जो स्टेट है हमारा, यानी गवर्नमेंट और उसकी जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब, वो ऐसा कोई भी लॉ लेकर नहीं आएंगे जो आपकी फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सके या दूर ले जा सके या आपकी फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सके। ठीक है, वो यही कह रहे हैं। It relates to the future laws, that is the laws made after the commencement of the constitution. After the constitution comes into force, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights। मतलब state कोई भी ऐसा law नहीं बनाएगा जो आपके rights को ले सके। conferred by part 3, and if such law is made, और अगर ऐसा law बनाया गया, it shall be void, तब वो गलत होगा, to the extent to which it curtails any such right। यही जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि वो जो law बनेगा वो गलत होगा उस हद तक जिस हद तक वो आपकी rights को दूर ले जा रहा है। समझ आया? आर्टिकल 13 में आपको जस्टिफाइबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफाई कैसे करोगे, यानी आपको एक अपना स्टैंड रखना है कि मेरी फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइड हैं, सही हैं और इनके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जस्टिफाइबिलिटी के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 13 आपको जस्टिफाइबिलिटी के बारे में बताता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एग्जिस्टिंग लॉ, यानी ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और अगर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और अगर वो आपकी राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट फिर अपना ऑर्डर पास करेगा जिसमें वो ये लिखेगा कि उस हद तक के लॉज जो आपकी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं उनको खारिज किया जाए और आपकी फंडामेंटल राइट्स को हमेशा ऊपर रखा जाए। फ्यूचर लॉज के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर लॉज अगर कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट अगर बनाती है तो वो इस तरीके से बनाए ताकि आपकी फंडामेंटल राइट्स अब्रिज ना हो या खतरे में ना पड़े। और अगर उन्होंने ऐसा कोई लॉ बना भी दिया है बाय चांस तो फिर कोर्ट अपना ऑर्डर पास करेगा कि वो जो लॉज है वो उस हद तक खारिज किए जाए जिस हद तक वो आपकी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट या गलत तरीके से अफेक्ट करते हैं। The word law, according to the definition given in Article 13, in itself includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन ऑर्डर या लीगल ऑर्डर पास किया गया तो वो सब लॉ के जो वर्ड है लॉ उसके अंदर इंक्लूड होगा। ओके, ये जो लास्ट पॉइंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 13 का कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज लाया गया, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इट इज़ द 24th अमेंडमेंट। इसको याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये लाया गया। अ न्यू क्लॉज हैज़ बीन एडेड टू द आर्टिकल 13 विच स्टेट्स दैट nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। ये जो आर्टिकल 368 है ना, ये आर्टिकल कहता है अमेंडमेंट के बारे में। ये आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो एज पर योर नीड्स और एज पर द सोसाइटीज़ नीड्स। लेकिन आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट होगा उसमें हमेशा आर्टिकल 13 को ऊपर रखा जाएगा। ये बोला जाएगा कि आर्टिकल 13 जो है
जो चीज़ें आर्टिकल 13 कह रहा है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। यानी आर्टिकल 13 यहाँ पे कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा जो आपकी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। और जो आर्टिकल 368 है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहता है, लेकिन आर्टिकल 368 का जो अमेंडमेंट होगा ना वो बेसिक पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं होगा, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पोर्शन में आते हैं। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के बारे में डिसाइड करता है, लेकिन ऐसे अमेंडमेंट्स जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हैं। और आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। तो जब आर्टिकल 368 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में बोल ही नहीं रहा, तो आर्टिकल 368 में किए गए अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 368 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ओके, सिर्फ इसका ये नंबर याद रखिएगा, 24th अमेंडमेंट, जिसमें ये आया था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई ऑन द अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, अमेंडमेंट ऑफ अदर देन बेसिक पोर्शन। ओके, ताकि आपको क्लियर रहे। नेक्स्ट, अब अपन यहाँ से बात करते चलेंगे सब आर्टिकल्स की डिटेल में। जो अपना पहला अब आता है वो आता है राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 to 18। राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल्स 14 to 18 इसमें किन किन चीज़ों में जो है इक्वालिटी की बात करी गई है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये आर्टिकल्स जो है 14 to 18 कैसे आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है वो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझते चलिएगा, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ अपने नोट्स में मार्क करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करें। राइट टू इक्वालिटी यानी बराबरी का हक। हर किसी को हर फील्ड में बराबरी का हक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कौन कौन सी राइट्स आपके आ जाते हैं राइट टू इक्वालिटी में? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सबको इक्वल देखा जाना चाहिए, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले या इक्वल चांस दिया जाए फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो होता था ना अछूत जिसे कहते थे, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कास्ट वाइज बोलते नहीं, ये अदालत है या जो भी है, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, बट जो सोशल ईवल्स अपने सोसाइटी में ऑलरेडी हैं वो नहीं होने चाहिए। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में ये राइट टू इक्वालिटी बात करता है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल से जब होता है तो आपने सुना होगा पहले ज़माने में क्या होता था, टाइटल्स दिए जाते थे लाइक लॉर्ड, सर, हाइनेस, ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे। अभी भी है, जैसे लंदन में है जो क्वीन है उनको बोला जाता है हर हाइनेस, ठीक है। तो इंडिया में जो है ये चीज़ अबॉलिश कर दी गई है और बोला गया है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा। इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हम में से कोई भी उनको हर हाइने हिज हाइनेस वगैरह नहीं बोलता। तो टाइटल्स के लिए जो है वो मना किया गया है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स बहुत ज़रूरी है, उसको भी जो है राइट टू इक्वालिटी का पार्ट माना गया है। तो अपन को जो इसके अंदर कवर करना है वो ये सब है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी भेदभाव आपके साथ नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है वो नहीं होना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी तरीके का सम्मान, टाइटल जो होता है हर हाइनेस, हिज हाइनेस वगैरह, लॉर्ड, सर एक्सेट्रा, वो सब नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इन आर्टिकल्स के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये अपने? आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14, जस्ट अ सेकेंड। आर्टिकल 14, द स्टेट shall not deny to any person equality before the law, यानी लॉ के सामने, कानून के सामने एकदम इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दो चीज़ों की बात इन्होंने कर दी। पहला बोला इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा बोला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर। तो यहाँ ये दो चीज़ों की बात करते हैं। पहला बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ की जब बात हो रही है तो यानी कानून के सामने जो है हर किसी को इक्वल तरीके से देखा जाए और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसका मतलब ये है कि जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो हर इंसान के ऊपर सेम तरीके से अप्लाई हो, एक ही जैसा अप्लाई हो, सबके ऊपर एक ही जैसे लॉ हो, यानी किसी के लिए अलग अलग लॉज ना बने। ठीक है, इन दो एक्सप्रेशंस को आगे एक्सप्लेन किया गया है। बोला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है? इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एवरी पर्सन, डिक्लेरेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एवरी पर्सन, equality of every person in the territory of India. That means absence of any special privilege, किसी को भी स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्क करिएगा, absence of any special privilege in the favor of any individual। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का मतलब है सेम लॉ शुड अप्लाई इक्वली, हर किसी के ऊपर एक जैसा लॉ अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द इनकम टैक्स स्लैब, जो इनकम टैक्स स्लैब है वो सबके ऊपर एक ही जैसा अप्लाई होता है। अब वो जिस स्लैब रेट में आप आते होगे उस स्लैब रेट के हिसाब से आप अपना टैक्स भरते हो, लेकिन वो स्लैब रेट जो है वो सबके ऊपर एक ही जैसा अप्लाई होता है। यही है आपका आर्टिकल 14 के अंदर, सिर्फ इतना ही कि जो भी है आपको इक्वल प्रोटेक्शन एक तो मिलना चाहिए लॉस का, और दूसरी बात हर लॉ के सामने आपको इक्वल तरीके से देखा जाए। इसके अंदर जो दो केसेस हुए, पहला था चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन विच इज़ अ जूरिस्टिक पर्सन। जूरिस्टिक पर्सन मतलब जिसको लॉ ने जन्म दिया गया हो, नेचुरली बॉर्न पर्सन नहीं, लॉ की तरफ से बॉर्न हुआ हुआ पर्सन। आपने इसमें कंपनीज के बारे में भी पढ़ा होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि जो कंपनीज होती हैं वो आर्टिफिशियल जूरिस्टिक पर्सन होती हैं, यानी उनको जो है लॉ ही जन्म देता है और लॉ ही मार सकता है। ठीक है, तो ऐसी एंटिटीज़ को जूरिस्टिक पर्सन कहा जाता है। इज़ ऑल्सो एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब ऐसी एंटिटीज़ पर भी ये आर्टिकल अप्लाई होगा, इसलिए जो कंपनीज हैं उन सब के ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट एक जैसा ही अप्लाई होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा केस, इंडिया सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अ राइट टू इक्वालिटी इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बेसिक फीचर के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये दोनों ही केसेस में ये इनके डिसीशंस हैं, तो यही आपको याद होने चाहिए कि इस केस में क्या डिसीशन आया और इस केस में क्या डिसीशन आया। ये आर्टिकल 14 के दोनों केसेस हैं। आई होप आपको आर्टिकल 14 क्लियर रहा हो, तो अपन आगे बढ़ते हैं अब आर्टिकल नंबर 15 की तरफ। आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के तौर पर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 जो है वो 5-6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अपन को सारे के सारे 6 पार्ट्स पढ़ते हुए चलना है।
तो देखें आर्टिकल 15(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब इन चीज़ों के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं हूँ जो मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से हूँ, और अगर कोई उत्तर प्रदेश का आता है और वो बोलता है कि वो उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ है, तो हम दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये इस चीज़ को लेकर कि मैं एमपी से हूँ और वो यूपी से है, हम दोनों को ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। तो ये कहता है अपना आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15(2) क्या बोलता है? ये कहता है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब कि किसी एक को आप दे रहे हो, करने दे रहे हो कुछ, और किसी दूसरे को रोक रहे हो। तो किसी को भी डिसेबिलिटी होना नहीं देना है। रिगार्डिंग एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, roads, resort maintained wholly or partially out of the state funds। मतलब सबको जो है वो इक्वल एक्सेस होना चाहिए। किन किन चीज़ों का? दुकानों का, पब्लिक रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, पब्लिक एंटरटेनमेंट का, जो जो थिएटर्स होते हैं वगैरह वगैरह, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स वगैरह, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड, रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड। जो भी गवर्नमेंट के फंड से बना हुआ है उन सब चीज़ों का भी सबको इक्वल एक्सेस या इक्वल बेनिफिट होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे इसके सेकेंड पॉइंट में यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स और ये सब क्यों लिखा हुआ है। पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, इन दोस टाइम 1947 के बाद के जो टाइम्स हैं, 1950, 49 वगैरह के जो टाइम्स हैं, उनमें क्या होता था, रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते थे। वो कहते थे कि ये इस कास्ट का है तो ये कुआं नहीं यूज़ कर सकता, और अगर इसने ये कुआं यूज़ कर लिया तो हम लोग फिर ये कुआं यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना बहुत डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। तो उसको हटाने के लिए इन्होंने आर्टिकल 15(2) में ये लिखा कि जो भी लोग हैं उनमें से किसी के भी अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इन सब चीज़ों को एक्सेस करने की। ठीक है। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? ये कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। औरतों और बच्चों के लिए चाहे तो गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है। ठीक है। और यहाँ पे अपन जहाँ भी स्टेट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें आर्टिकल 12 वाली डेफिनेशन लागू होगी। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? इट परमिट्स द स्टेट to make special provisions for advancement of socially and economically backward classes of citizens, scheduled caste and scheduled tribes। तो ये जो आर्टिकल 15(4) है ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी होती है या जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई अब तक या नहीं मिल पाती हैं, उनको जो है उनके बेनिफिट के लिए अगर स्टेट चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो स्पेशल प्रोविजंस लेकर आ सकता है। ऐसा आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ जो है ये स्टेट को दी है, यानी गवर्नमेंट को ये मौका दिया है। और उसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स में आ गया आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC, ST और वीकर इकोनॉमिक सेक्शंस, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, और देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वेदर फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और नॉट। ओके। आर्टिकल 15(5) कहता है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में भी ताकि इक्वालिटी बनी रहे, सबको इक्वल चांसेस मिले, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसे हैं जिनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है जो कि जनरल क्लासेस के पास हैं, इसलिए उनको बेनिफिट देना ज़रूरी है। ये अपना आर्टिकल 15(5) के अंदर लिखा हुआ पाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस या रिजर्वेशंस रख सकती है। समझ आ गया? आगे चले तो 15(6) क्या बोलेगा अपना आर्टिकल का? वो ये कहता है एनी प्रोविजन ओके फॉर एडवांसमेंट ऑफ वीकर इकोनॉमिक सेक्शंस। ये अपन ने पढ़ लिया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, स्टेट चाहे तो उनके लिए
स्पेशल प्रोविजंस रख सकता है। फॉर क्लासेस अदर देन आर्टिकल 15(4) state government can provide for additional reservation up to 10% of the total seats in any educational institution. ये कह रहे हैं फॉर क्लासेस अदर देन आर्टिकल 15(4). 15(4) में कौन सी क्लासेस थी? ये वाली, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो इनके अलावा भी जो और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए वो चाहें तो एडिशनल 10% ऑफ द टोटल सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए रिजर्व करके रख सकती हैं, ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए और रिसोर्सेज की कमी के कारण वो पीछे ना रह जाए। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल 15, जिसमें ये लिखा था कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का मिलना बहुत ज़रूरी है। अब अपन आए आर्टिकल 16 के ऊपर। आर्टिकल 16 किस चीज़ के लिए है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आर्टिकल 16(1) जो है वो क्या कहता है? इट गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स, सब सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर एनी स्टेट, यानी किसी भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अगर वैकेंसी है तो सबको, सबके लिए उसमें अप्लाई करने का प्रोविज़न होना ज़रूरी है। 16(2) क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपका जो, आपने अगर कोई भी इसमें भेदभाव किया तो वो उसको प्रोहिबिट करता है। इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ सिटीजन। किस बेसिस पर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट। ठीक है, इन चीज़ों के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इट इज़ प्रोहिबिटेड एज पर आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2। आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 3 क्या बोलता है? पार्लियामेंट अगर चाहे तो इट कैन मेक अ लॉ दैट प्रायर टू बीइंग एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर employment in a particular state, the residence in that state is necessary। यानी अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो ऐसा रूल भी बना सकता है कि किसी भी स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में जाने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एमपी में हो और एमपी में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, तो एमपी वाले चाहें तो ऐसा कोई रूल रख सकते हैं कि जो एमपी स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट्स होंगी उसमें पहली अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश में बॉर्न हुए लोगों को ही दी जानी चाहिए। ऐसा पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है। ठीक है, तो आप फिर ये नहीं बोल सकते कि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा रूल पास किया है तो आप फिर ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं यूपी से हूँ तो आप मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, क्योंकि जब यूपी में अपॉर्चुनिटीज़ हुई होंगी तब पहली प्रेफरेंस आपको मिली होगी। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट वाइज ऐसा लॉ भी बना सकता है कि जो स्टेट वैकेंसीज़ हैं तो उसमें पहली प्रेफरेंस उसी स्टेट में बॉर्न हुए लोगों को मिलनी चाहिए। आर्टिकल 16(4) ये क्या बोलता है? अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट in favor of any backward class of citizens can be made if the state deems fit। 16(4) में बोला गया कि अगर आप चाहो तो एम्प्लॉयमेंट में भी बैकवर्ड क्लासेस को, ताकि अपॉर्चुनिटी मिल पाए, उनके रिजर्वेशन का कोटा आप चाहो तो रख सकते हो। आर्टिकल 16(4)(a) ये कहता है स्टेट शैल नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रिएटिंग एनी रिजर्वेशन in the matter of promotion to any classes of posts under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribe। मतलब स्टेट को रोका नहीं जाएगा अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ या रिजर्वेशन लेकर आना चाहता है तो। आर्टिकल 16(4)(b) the state can consider the vacancies that were to be filled in as per article 4 and 4A, यानी इसके अकॉर्डिंगली जो रिजर्व्ड थी वो, और 4A में SC ST के लिए जो रिजर्व थी वो,
टू बी कैरिड फॉरवर्ड सेपरेटली इन द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब आर्टिकल 4 भी कहता है कि अगर कोई ऐसी सीट्स हैं जो बच गई, आपने आरक्षित तो करके रखी लेकिन उतने लोग ही नहीं थे और जो सीट्स थी वो अनऑक्यूपाइड रह गई, तो इन सीट्स को वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 16(4)(b) के अंदर लिखा है। 16(5) क्या कहता है? Any law requiring that the office of a particular religious institution to be presided by the person of that particular religion shall not be invalid। ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफिस है जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है, तो अगर उस ऑफिस का जो प्रिसाइडिंग चेयर है यानी जो हेड मेंबर है, अगर वो उसी रिलीजन का हो तो अच्छा रहेगा। तो आप चाहो तो ऐसा रूल बना सकते हो, इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जिस रिलीजन से वो रिलेटेड है ऑफिस, बट ऑब्वियस सी बात है कि उसी रिलीजन का कोई पर्सन ही उस ऑफिस की चीज़ों को संभाल पाएगा, क्योंकि उसी इंसान को उस रिलीजन के बारे में पूरी नॉलेज होगी। आर्टिकल 16(6) क्या कहता है? द स्टेट आफ्टर consideration can make additional reservations for economically weaker sections except the ones mentioned in Article 4A। यानी SC/ST के अलावा OBC अगर है in the post if it wants, but it shall be within 10% of the total per posts per class। अपन ने देखा ही था, इससे पहले भी आर्टिकल 15 के अंदर भी था कि अगर स्टेट चाहे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है रिजर्वेशन कर सकता है, बट इट शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द टोटल सीट्स। वैसे ही यहाँ पर अगर स्टेट चाहे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रख सकता है, बट दैट रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द टोटल सीट्स। ओके, टोटल पोस्ट का 10% होना चाहिए। तो ये आर्टिकल भी आपको नंबर वाइज याद होना चाहिए, डरिएगा नहीं, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। इसको आप आर्टिकल 15 से रिलेट करते हुए चलिएगा, आपको क्लॉजेस वाइज जो है ये काफ़ी कुछ सिमिलर लगेगा। ठीक है, कोई भी डाउट आए मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, तो आप मुझे कभी भी उस पे मैसेज करके कोई भी जो आपको डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी टाइम। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स। आप जितने मुझसे डाउट पूछोगे मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है वीडियोज़ देख रहे हैं और अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और लेसन्स को लेकर क्लैरिटी को आगे बढ़ते लेकर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। जो अपन ने किया था, बोला था कि आप किसी को भी अनटचेबिलिटी या अनटचेबल नहीं कह सकते, अछूत नहीं कह सकते। ठीक है, आर्टिकल 17 सेज अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड कह रहे हैं वो, अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड का मतलब है कंप्लीटली फिनिश्ड। completely finished। Article 17 says untouchability is abolished and its practice is forbidden। Disallowed है इसकी प्रैक्टिस, अगर आपने करी then it will be a punishable offense। आपको सज़ा मिलेगी अगर आपने किसी के भी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अपनाया तो। इसके अंदर जो केस हुआ देवराजा वर्सेस पद्मन्ना, इसमें क्या हुआ? अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड इंस्टिगेशन टू सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट्स के बारे में आपने सुना है? सोशल बॉयकॉट का मतलब है कि किसी को पूरी तरीके से किसी का बहिष्कार करना यानी अवॉइड कर देना। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने कुछ बहुत ही गलत काम किए हैं और जिनका सोसाइटी में रहना ठीक नहीं है, लोग समझते हैं कि उनका बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसने कोई इमोरल एक्ट किया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इमोरल एक्ट के बारे में कह रहा हूँ, ऐसा एक्ट जो मॉरली सही नहीं है, जो एथिकली करेक्ट नहीं है, कुछ ऐसा जिससे सब डर जाएं, अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसको सोशली बॉयकॉट किया जा सकता है यानी उसका बहिष्कार किया जा सकता है। और अगर आप उसका बहिष्कार करते हो तो उसको अनटचेबिलिटी नहीं माना जाएगा,
क्यों? क्योंकि आपके पास मोटिव है कि उसने जो है कोई बहुत ही अनएथिकल या गलत काम किया है। ठीक है, ये जो अपना डिसीजन आया वो इस केस के अंदर आया। Punishment for the violation of Article 17 is provided by the Parliament under Article 35A. 35A के अंदर इसकी पनिशमेंट है कि अगर आपने अनटचेबिलिटी का प्रयोग किया है तो आपके ऊपर क्या जो है कदम आपके अगेंस्ट उठाए जाएंगे, वो आर्टिकल 35A के अंदर इंक्लूडेड है। समझ आया? चलें आगे। राइट टू इक्वालिटी का जो है अपना लास्ट टॉपिक विच इज़ आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये मैंने आपको बताया ही था कि इसमें राजा, सर, लॉर्ड और ये वाले जो टाइटल्स हैं ये सब देना अलाउड नहीं है। आर्टिकल 18 states that it says that the state shall not give titles like Sir, Raj Bahadur, Raja Sahab, etc. It provides as under no title, कोई भी टाइटल नहीं देना चाहिए। नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। गवर्नमेंट कोई भी टाइटल किसी को भी नहीं दे सकती। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर आपको बाहर के स्टेट से भी मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 18 में साफ साफ लिखा हुआ है। नो पर्सन being a citizen of India who holds any office in the state shall without the assent of the president accept any title from any of the foreign state। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। मान लीजिए कोई ब्रिटिश नेशनल है जो कि इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है। अब वो इंडिया का सिटीजन तो नहीं है क्योंकि वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, राइट। तो सिंस वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो वो अगर उसको ब्रिटिश नेशनल होने के बावजूद ब्रिटेन से या लंदन से कोई भी सर का या लॉर्ड का टाइटल मिलता है तो वो नहीं ले सकता वो टाइटल जब तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट से परमिशन ना ले ले। क्यों? क्योंकि करंटली वो जो बंदा है जो बाहर से आया हुआ है इंडिया में एम्प्लॉयड है, इसीलिए ज़रूरी है कि वो पहले प्रेसिडेंट से कन्फर्मेशन ले कि क्या वो ये टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि हाँ आप ये टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हो, आप तभी करोगे, अदरवाइज नहीं। फिर आगे क्या लिखा है? नो पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन द स्टेट, कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट ऑफिस में है, शैल विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में हो तो आप बिना प्रेसिडेंट के असेंट से यानी बिना प्रेसिडेंट को कंसल्ट किए हुए किसी भी फॉरेन स्टेट के एमोल्यूमेंट्स यानी एक्स्ट्रा पेमेंट्स, वर्क पेमेंट्स को भी एमोल्यूमेंट्स कहा जाता है, या कोई भी और तरीके के बेनिफिट्स आप फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप प्रेसिडेंट से परमिशन ना ले लें। ओके, ये अपना आया आर्टिकल 18 के अंदर विच इज़ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्लियर हुआ? अब एक बार वापस से अपन आर्टिकल 14 से लेके 18 तक रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने राइट ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ा। ओके, आइए चलिए। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जो आपका लॉ है उसके आगे आप इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा। आर्टिकल 14 इक्वल आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, इसी फिगर में जो यहाँ पर है यहाँ पर मार्क कर लीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर नंबर्स लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 14, ये है आपका आर्टिकल 15, ये है आपका आर्टिकल 16, दिस इज़ योर आर्टिकल 17 एंड दिस इज़ योर आर्टिकल 18। तो ये हो गया आपका 14 से 18 तक
राइट टू इक्वालिटी। आप चाहें तो अपने नोट्स में भी इसको मार्क कर लें ताकि ये डायग्राम से ही आपको याद हो जाए कि इनके आर्टिकल नंबर्स कौन से हैं। चलिए, अब अपना आता है नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ आर्टिकल्स 19 टू 22, राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब जो आप सबको भी चाहिए, आज़ादी, ये अपना आएगा राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम, यानी आपको किन किन चीज़ों में आज़ादी होना चाहिए, ये अपन आर्टिकल्स 19 टू 22 के बीच में पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 जो है, इट गारंटीज, यानी आपको गारंटी दी गई है, इट गारंटीज द फ्रीडम्स एज फॉलोज। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम्स। 6 तरीके की आज़ादी उन्होंने आपको दी हुई है, या 6 तरीके की फ्रीडम उन्होंने आपको दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो चाहो वो कहो, ठीक है, जो भी अपने मन में है उसको बोलो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। असेंबल असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कहीं पर भी आप असेंबल हो सकते हो इन अ पीसफुल मैनर विदाउट आर्म्स। तो आर्म्स को बोलते हैं वेपन्स, यानी बिना वेपन्स के आप कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकते हो। फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी आप अपना बेनिफिट का ग्रुप बना सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। रिसाइड एंड सेटल इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पर भी रह सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बना लीजिए, जिसमें आप यू you नो know, कह सकते हो कि मेरा नाम, ये जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, मेरा नाम दिशांत राजवानी है, मैं भोपाल में रहता हूँ, और मैं सीए बनना चाहता था और मैं सीए बना। ठीक है, फिर मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली गया। मैं आईसीएआई का मेंबर हूँ, जो कि एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसमें सारे के सारे सीए हैं। फिर मैंने हमारा जो एसोसिएशन है या जो ग्रुप है उनका एक गेट टुगेदर हुआ, जिसमें हम सब मिले और पार्टी हुई, और वहाँ पर मैंने अपनी एक स्पीच दी। तो बेसिकली इसमें मेरी सारी चीज़ें कवर हो गई। मैंने आपसे कहा कि मेरा नाम दिशांत राजवानी है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल में रहता हूँ, तो ये हो गया मेरा रेसिडेंस। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में सीए बनना चाहता था और मैं बना, तो जो मुझे करना था वो मैंने किया, जो भी मुझे ऑक्यूपेशन प्रोफेशन चाहिए था वो मैंने किया। फिर मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरा एक ग्रुप है, तो ये सब यहाँ आ जाएगा। मैं उनसे मिलने के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ, दिल्ली गया तो ये ट्रैवल में आ गया। ठीक है, हम लोगों का जो सीए का ग्रुप है वो मिला कहीं पर, तो ये पीसफुल अपना गैदरिंग हो गया, और फिर वहाँ पे मैंने अपनी स्पीच दी, तो जो मुझे कहना था मैंने कहा। तो एक तरीके से ये 6 के 6 फ्रीडम पूरे के पूरे इस पूरी स्टोरी में कवर हो गए। ठीक है, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है इन सब 6 राइट्स को याद करने का। ओके, तो ये 6 तरीके के जो हैं आपको फ्रीडम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, विच इज़ एज पर आर्टिकल 19। पढ़ें इसमें क्या लिखा है। ऑल्दो दे आर राइट्स टू फ्रीडम, हालांकि वो राइट टू फ्रीडम है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ना कुछ उसमें रोक टोक ज़रूर है। कहीं अरे अब तुमको राइट ऑफ फ्रीडम दे दी, तुमको बोल दिया तुम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तुम तो जाकर मतलब एंटी सोशल एलिमेंट बन गए, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब तुमने सोचा कि मैं डीजे बन जाऊं, तो तुम डीजे बनो भैया, लेकिन जाकर पब में बनो। तुम तो वो रोड पे लेकर अपना डीजे घूमते रहते हो सारी रात, अब लोगों को डिस्टर्ब करते हो, तो तुम एक एंटी सोशल एलिमेंट बन गए। तो अगर तुमको फ्रीडम दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी जाके जंगली बंदर बन जाओ, राइट।
सिविल रहना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये कहा है कि राइट ऑफ फ्रीडम तो मिली है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो फॉलो करने ज़रूरी है। आर्टिकल 19(2) to 19(6) permits the imposition of restriction subject to the following। यानी 19(2) to 19(6) जो है वो कहता है कि आप restrictions लगा सकते हो, लेकिन restrictions लगाओ तो उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। restriction must be reasonable, यानी रीज़नेबल होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए उसको लगाने की, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो काम का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ऐसी कोई एवी फोकट रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ, यानी इट शुड बी इम्पोज्ड इन अ लीगल वे एंड नॉट बाय अ प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड अंडर अ स्टैट्यू। ठीक है, लीगल तरीके से जो है प्रूफ करके रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना ज़रूरी है। Restriction must be imposed to achieve any of the objectives that are specified under Article 19। मतलब जो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है उनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए या एग्जिस्टेंस में लाने के लिए ही रिस्ट्रिक्शन का इम्पोज होना ज़रूरी है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात करी गई है, लेकिन नेगेटिव तरीके से फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है इसमें कंडीशंस? पहली है कि ये रीज़नेबल होना चाहिए, रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, लॉ के तहत होना चाहिए, और जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। द लेजिस्लेचर मे बाय लॉज इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये याद रखिएगा, जो वर्ड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है हर कहीं। ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अच्छा, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो अभी अभी आपने करंट अफेयर्स में ये आपके काम आ सकता है कि अभी अभी जो इश्यूज हो रहे हैं अपनी कंट्री में, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बहुत बड़ा इशू हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एंड दिस व्हाट इज हिज नेम, दिस जर्नलिस्ट मिस्टर अर्नब गोस्वामी, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑन द सेम हैंड another actor, I'm forgetting his name, I'm sorry, but he has also been arrested। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी डिफेमेशन करो, डेरोगेटरी रिमार्क्स या गलत तरीके की बातें किसी के बारे में करो, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप फ्रीली बातें करो, लेकिन ऐसी बातें करो दैट आर इंस्पिरेशनल, या ऐसी बातें जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाए। अगर आप किसी के बारे में गलत बातें करोगे तो वो बोलना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है, द लेजिस्लेचर मे बाय लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इन हेड्स में वो परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी है वो बनी रहे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बनी रहे, फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, डिसेंसी और मोरालिटी बनी रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, डिफेमेशन ना हो, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी किसी भी तरीके की गलत भावना को या गलत ऑफेंस को, यानी कोई भी गलत काम ना उससे हो। तो इन तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को चाहें तो गवर्नमेंट लगा सकती है। इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया फॉर कंगना रनौत एंड मिस्टर गोस्वामी, उसमें जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाया, इट वाज बिकॉज ऑफ डिफेमेशन नंबर 1, एंड नंबर 2 फॉर इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, क्योंकि ये जो स्पीच थी और इनकी और एक और एक्टर जो अरेस्ट हुए थे उनकी भी प्रोवोकेटिव स्पीच थी, यानी उससे कम्युनल टेंशन जो है वो अराइज हो सकता था। इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई, कंप्लेंट पुलिस में करी गई। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो किसी भी लॉ के तहत जो है परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है, और ये जो है लिस्ट है परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस की, इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। इसमें से आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लगाई हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। ओके,
क्लियर हुआ? आगे चले अपन। आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम। इट स्टेट्स नो पर्सन बोल रहे हैं, शैल बी डिप्राइव्ड, मतलब किसी भी ऐसे इंसान को वंचित नहीं रखा जा सकता। वंचित मतलब डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब किसी भी इंसान से उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी जा सकती या उसकी पर्सनल फ्रीडम नहीं छीनी जा सकती, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर फर्निश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट अगर उसको लॉ ने ऐसा कुछ किया हो तो। अगर वो किसी भी लॉ के अंदर कोई क्रिमिनल केस में फंसा हो जिसकी सज़ा फांसी है, तो उस लॉ को अप्लाई करते हुए आप उसकी ज़िंदगी ले सकते हो। इट विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो अभी बेस्ट एग्जांपल व्हाट हैपन इन द दिल्ली केस, जो अभी निर्भया केस, दो जो रेपिस्ट थे उनको अभी अभी दे वर ट्राइड इन द कोर्ट एंड जो उनको सज़ा मिली फॉर जो फांसी की सज़ा उनको मिली थी, तो वो जो सज़ा थी वो एक लॉ के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रूफ होने के बाद मिली, क्योंकि जो उन्होंने क्राइम किया था उसके लिए यही सज़ा अप्रोप्रिएट थी। तो सिंस वो लॉ के तहत दी गई सज़ा है या लॉ के तहत उनकी लाइफ ली गई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर जो है अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी की भी लाइफ को नहीं लिया जा सकता या पर्सनल फ्रीडम को नहीं लिया जा सकता, एक्सेप्ट, बीच में एक एक्सेप्शन डाल दिया, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टैट्यू। ये भी स्टैट्यू का मतलब एक्ट्स, और प्रिस्क्राइब बाय द लॉ ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब जो भी स्टेट ने दिया हो या फिर जो आपके एक्ट्स एप्लीकेबल हैं उनमें अगर लिखा हो, तो वो प्रोसीजर आपको फॉलो करते हुए चलना ज़रूरी है। आगे एक केस हुआ था सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, जहाँ पे इन्होंने मिस्टर सतवंत सिंह का पासपोर्ट बिना किसी वजह के रख लिया और ये बाहर नहीं जा पाए। एक तरीके से उन्होंने उनकी पर्सनल फ्रीडम, जो उनकी राइट टू ट्रैवल थी, एक पर्सनल फ्रीडम थी कि वो जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। अपन ने आगे पढ़ा ही था कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, और ये एक आपकी फ्रीडम थी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। सिंस उन्होंने उनका पासपोर्ट ले लिया तो वो उन ट्रैवल नहीं कर पाए और अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रैवल को इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर केस हुआ, और उस केस में जो लिखा था वो ये था, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ इंक्लूडेड विद इन एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी। अपन ने पढ़ाई था कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सिंस अ पासपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर ट्रैवल, डिनाइल ऑफ पासपोर्ट अमाउंट्स टू डेप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सिंस आपने उनका पासपोर्ट ले लिया तो एक तरीके से आपने उनकी पर्सनल फ्रीडम छीन ली। Right to personal liberty includes right to bail, public interest, litigation, right to free legal एडवाइस। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं, पर अगर आप पर्सनल लिबर्टी की बात करते हो तो उसमें ये सारी राइट्स भी आते हैं कि आपको राइट दी जाए कि आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि निर्भया के जो अक्यूज थे उन्होंने किया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो, पीआईएल फाइल कर सकते हो कि अगर पब्लिक के हित में आपको कोई बात कहनी है कोर्ट से तो आप पीआईएल के थ्रू कर सकते हो। राइट टू फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकती है, ठीक है, एक्सेस मिल सकता है लीगल एडवाइस के लिए। क्लियर हुआ? अब अपन चलें आर्टिकल 21A की तरफ, विच इज़ राइट टू एजुकेशन। सबको यहाँ पर पढ़ने का हक है और सबको अपना करियर बनाने का और अपने पसंद की फील्ड के करियर को चूज़ करने का भी हक है, राइट। तो इसी बारे में अपन आर्टिकल 21A के अंदर बात करते हैं, जो कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों को, ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। मतलब गवर्नमेंट जो है उसको सभी बच्चों को रेंजिंग फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स कंपल्सरी फ्री एजुकेशन देना चाहिए। आपने एक कैंपेन सुना होगा, स्कूल चले हम,
ये कैंपेन इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ध्यान में रखते हुए लाया गया था कि बच्चों के लिए जो है स्कूल का एक्सेस फ्री होना चाहिए फ्रॉम फॉर द किड्स रेंजिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ 6 to 14। ये आर्टिकल 21A के अंदर लिखा गया था। ठीक है, आगे पढ़ें। आर्टिकल 23 एंड 24 विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी का भी गलत यूज़ नहीं करना है। ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है किसी को गलत तरीके से। तो आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कि अगर आपका किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो आपको उस गलत इस्तेमाल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। आर्टिकल 23 कहता है इट इज़ अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ज़बरदस्ती कोई काम कराना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट है। आप किसी से कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, पहली बात। दूसरी बात, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारे बड़े बड़े सपने उनको दिखाए जाते हैं। फिर कहीं से इल्लीगली इल्लीगली याद रखिएगा, इल्लीगली एक ही कंटेनर में भर भर कर लोगों को ना भेज भेज दिया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब वहाँ जाओ, तुमको वैसे जॉब का लालच दिया, वहाँ ले गए और फिर वहाँ जाके छोड़ दिया। ठीक है, या गलत काम करवाए, कोई इलीगल काम करवाए, तो आपको इलीगली इंडिया से ह्यूमन ट्रैफिक कर दिया गया, यानी आपको कंटेनर्स में भरकर बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया, जो कि गलत तरीके से किया गया। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज रहे हो तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। आपको डेस्टिनेशन कंट्री का जो है जहाँ पर वो काम करेंगे उस कंट्री का वीज़ा लेना ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट वाला, और फिर आप अपने एम्प्लॉय को भेजिए। कुछ कुछ इलीगल कामों में ऐसा होता था कि ह्यूमंस को एक साथ भर के कंटेनर्स में ये लोग एक्सपोर्ट कर देते थे, राइट। तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। तो आप वो भी नहीं कर सकते, दैट इज़ इलीगल। दूसरी बात, आप किसी से कोई भी फोर्स तरीके से काम नहीं करवा सकते। ये जो है आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 में क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, हजार्डस स्पेसेस एक्सेट्रा। हजार्डस स्पेस का मतलब है ऐसी जगहें जो ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक है। ठीक है, समझ आया। तो ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कहता है कि आर्टिकल 23 में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो प्रोहिबिट होना चाहिए और फोर्स लेबर भी प्रोहिबिट होना ज़रूरी है। और आर्टिकल 24 कहता है कि आप बच्चों से जो कि 14 ईयर्स से नीचे हैं उनको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डस स्पेसेस। ओके, चलिए आगे आता है आपका आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 विच स्टेट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप अपने धर्म को किसी भी अपने तरीके से प्रीच या फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर कौन कौन सी राइट्स आएंगी आपकी इन आर्टिकल्स के अंदर, फ्रीडम ऑफ कॉन्शंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। जिस तरीके से आप करना चाहो रिलीजन को लेकर, जैसे आप प्रमोट करना चाहो कर सकते हो। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फंक्शंस वगैरह अगर करने हैं तो कर सकते हो।
किस तरीके से मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, चाहो तो प्रमोशन के लिए टैक्सेस भी भर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहो तो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो राइट्स हैं आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हैं, विच इज़ अंडर आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। आगे देखिए अपना लास्ट आर्टिकल जो इसके अंदर आता है, आर्टिकल 32। अपन ने शुरू में मैंने बोला ही था आपसे कि आर्टिकल 32 आप बाद में पढ़ोगे, जिसमें लीगल रेमेडीज यानी लीगल ऑप्शन या लीगल चॉइसेस के बारे में बात करी गई है कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो आप किस तरीके से लीगली उसके अगेंस्ट लड़ सकते हो। ये आर्टिकल 32 के अंदर आया है। पढ़ें क्या लिखा है। Article 32 makes it a fundamental right. It is a fundamental right under Article 32 that a person whose fundamental right is violated, यानी किसी की फंडामेंटल राइट को अगर छीन लिया गया या दबाया गया, हैज़ अ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज राइट्स। अगर वो चाहें तो अपनी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। द पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, चाहे तो खुद से डायरेक्टली अप्रोच कर ले। एंड द कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स, और कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो कोई भी डायरेक्शंस या ऑर्डर्स दे सकता है इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्ट्यूररी। डरिएगा मत, ये सब बहुत भयानक टर्म सुन के, इतने भयानक नहीं है। अपन इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा बहुत करेंगे कि ये कौन कौन सी टर्म्स है और इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो बी असाइन टू अदर कोर्ट्स, चाहे तो वो हाई कोर्ट्स को भी दे सकते हैं, बाय द पार्लियामेंट विदाउट अफेक्टिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब उससे सुप्रीम कोर्ट की पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल बिहाइंड दिस राइट इज़ वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है आर्टिकल 32 के पीछे का। तो वो ये है कि जहाँ पर भी आपको राइट दी गई है वहाँ पर एक रेमेडी भी दी गई है कि अगर आप वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो। तो उन केसेस में आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट के पास जो है जा सकते हो और बोल सकते हो कि मुझसे मेरी राइट छीन ली गई या मुझे मेरी राइट नहीं दी गई, आप मुझे मेरी राइट दिलाकर रहिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में अपन ने जो है फंडामेंटल राइट्स को पूरा कवर कर लिया है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसको आप आराम से पढ़िए, नोट्स मैंने आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बना के दिए हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ईजीली आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिर कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कभी भी कांटेक्ट करें। आई एम राइटिंग डाउन माई नंबर हियर, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड आस्क मी वॉट एवर डाउट्स यू हैव। ओके, कोई कंसर्न हो, कोई डाउट्स हो, प्लीज़ खुलकर मुझसे शेयर करिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आई एम रेडी टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, so this is my number 9713179227. My name is C.A. Dishant एंड आप मुझे कभी भी इस पर आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ लीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कुछ भी डिस्कस करना हो बेहिचक मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहिएगा। आई नो ये टाइम थोड़ा टफ है, डिफ़िकल्ट है, बट ये भी पास ऑन हो जाएगा। वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होंगी। ठीक है, अपना माइंड जो है, अपने दिमाग को जो है अपनी पढ़ाई के फोकस में लगाइए। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस इट। इसको आप करिए, ध्यान से करिए, बिल्कुल ही बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहिए, अपने घर में रहिए,
Stay safe, take care of your family, take care of your parents. They have worked really hard to raise you at this till this point. आप उनको बिल्कुल भी निराश ना करें, उनको उनका गर्व बनिए, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखें और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।